ये ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार को सर्वप्रथम अम्ल क्षार की स्वांत्य आर्यनियस की संकल्पना को पढ़ा था और हमने देखा था कि अम्ल क्षार की जो सामान्य परिभाषाएं थी, जो हमने अम्ल क्षार और लवण की पढ़ी थी, उसको वैज्ञानिक स्तर पर समझाने के लिए सर्वप्रथम सन 1887 में स्वांत्य आर्यनियस ने अपनी अम्ल क्षार अवधारणा प्रस्तुत की थी। उस अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा था कि वही पदार्थ तो अम्ल कहलाते थे जो जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद था, और वो पदार्थ क्षार कहलाते थे जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद था। परंतु स्वांत्य आर्यनियस जो है उन अम्ल तथा क्षारों को समझाने में असफल रहा था जिनमें हाइड्रोजन विहीन अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को समझाने में असफल हो गया था। इस कारण से वो संकल्पना असफल हो गई थी। तो अब अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए हमारे पास दूसरे वैज्ञानिक आए हैं। कौन है? ब्रांस्टेड और लोरी। तो ये दूसरी संकल्पना है अम्ल क्षारों की, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। देखिए, ये शब्द ध्यान रखना, ब्रांस्टेड शब्द है, बहुत से ब्रांस्टेड कहते हैं, ब्रांस्टेड नहीं, ब्रांस्टेड शब्द है। ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षार संकल्पना, ठीक है। परिकल्पना कह लो, संकल्पना कह लो, ये मतलब है ब्रांस्टेड लोरी अम्ल क्षार संकल्पना या ब्रांस्टेड लोरी की, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई चीज नहीं है। अब देखिए, हमने जो पिछले सिद्धांत जो हमने पढ़ा था स्वांत्य आर्यनियस का, आर्यनियस ने तो केवल ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये वो पदार्थ यदि और केवल अम्ल कहलाते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो। यानी हाइड्रोजन आयन जो विहीन अम्ल थे उनको समझाने में वो बिल्कुल भी उनके बारे में कोई अवधारणा किसी तरह का उसने कोई बिंदु प्रस्तुत नहीं किया। उसी प्रकार क्षारों के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि वे पदार्थ यदि और केवल यदि क्षार कहलाते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो। अब हाइड्रोक्सिल आयन के बगैर आने वाले क्षार, उनको उसने क्षार नहीं कहा। अतः इस संकल्पना में ये जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना आपने प्रस्तुत की। ये ब्रांस्टेड और लोरी अलग अलग देशों के अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक ही समय यानी 1974 से लेकर 1936 तक दोनों ने समान प्रयोग किया था। इन प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि वास्तव में ये एक अम्ल क्षार की संयुग्मी संकल्पना थी। इस संकल्पना में उन अम्ल क्षारों को भी स्पष्ट कर दिया गया जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं था, वो भी अम्ल थे, और जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं था, वो भी क्षार। तो अम्ल क्षार की जो संकल्पना स्वांत्य आर्यनियस थी, उसमें कमियों को दूर करने के लिए ब्रांस्टेड और लोरी ने संयुक्त रूप से अम्ल क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना कहते हैं। अब ये संकल्पना क्या है, देखिए सुन लीजिए, आपके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं। ये ब्रांस्टेड लोरी कौन था? ये जोहांग ब्रांस्टेड नामक वैज्ञानिक था। जोहांग ब्रांस्टेड ये एक डेनिश रासायनिक था। इसने सन 1974 से लेकर के और 1874 से लेकर के 1936 तक ये इसमें प्रयोग किया। अब देखिए, इसके अलावा दूसरा था MS थॉमस एम लोरी था उसका पूरा नाम। इसने भी यही सेम सन में इन दोनों ने समान प्रयोग किए। तो इस कारण से इन दोनों नामों को जोड़कर ब्रांस्टेड लोरी, जिसका जोहांग ब्रांस्टेड जो एक डेनिश रासायनिक था, और थॉमस एम लोरी अंग्रेज रासायनिक था, इन दोनों ने संयुक्त संकल्पना प्रस्तुत की अम्ल क्षार की, जिसे संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना कहते हैं। तो इन दोनों के अंतिम नामों को जोड़ करके क्या नाम पड़ा था? ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना, जो एक अम्ल क्षारों की संयुक्त संकल्पना थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सन 1874 से 1936 में जोहांग ब्रांस्टेड जो एक डेनिश रासायनिक था ने, तथा थॉमस एम लोरी जो एक अंग्रेज रासायनिक था, ने संयुक्त संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ये संकल्पना क्या है। देखिए, इस संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है। अब दाता शब्द से आप भली भांति परिचित हो। दाता दान देने वाला हो, त्यागने वाला हो, जो दान को देता हो। अम्ल कौन होते हैं? प्रोटॉन दाता कहलाते हैं। और क्षार कौन होंगे इसके विपरीत? प्रोटॉन ग्राही। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल कौन है? अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, ठीक है। तथा
क्षार प्रोटोन ग्राही, क्षार कौन है? प्रोटोन ग्राही। तो अब ये जो शब्द आप देख रहे हो, तो एक तो ग्राही और एक दाता। दाता का मतलब होता है दान देने वाला, त्यागने वाला। अब देखिए हमने देखा था कि एक व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया हो, वो त्याग करके कैसा हो जाता है? ऋणांशित हो जाता है। एक ग्राही जो बहुत कमजोर और गरीब है, वो ग्रहण करके कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। तो अब इन चीजों को आप पढ़ चुके हो कि दाता का मतलब देने वाला और ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला। तो उनके अनुसार क्या था? ब्रांस्टेड लोरी जो एक मैंने आपको बता दिया, उनकी जो डिटेल थी, उनके अनुसार अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं तथा क्षार कौन होते हैं? प्रोटोन ग्राही होते हैं। ठीक है, इस तरह ब्रांस्टेड लोरी ने इसे अम्ल क्षार की संयुग्मी अम्ल क्षार की परिकल्पना था। अब ये संयुग्मी शब्द क्यों आ रहा है बीच में? इसको कैसे हम समझे कि संयुग्मी शब्द हमें क्यों? युग्म का मतलब तो जोड़े से है, हमने गणित में भी पढ़ा है, लेकिन संयुग्मी शब्द का मतलब क्या? संयोग से। अतः क्या हुआ? एक बार दोबारा सुन लीजिए, अम्ल प्रोटोन दाता होते हैं और क्षार प्रोटोन ग्राही होते हैं। अतः ब्रांस्टेड लोरी ने इसे अम्ल क्षार की संयुग्मी परिकल्पना कहा। संयुग्मी परिकल्पना क्या है? एक बार इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए कैसे। एक पदार्थ है, इसके अनुसार ये अम्ल है, प्लस बी, ये कोई क्षार है। परंतु उसके अनुसार तो क्या था? कह रहा था कि अम्ल प्रोटोन दाता, इसके पास कुछ ना कुछ रुपया होना चाहिए। मैं इस नाम का 1 रुपया या प्रोटोन इसके दे देता हूं। ठीक है, ये कौन है भाई? अम्ल तो प्रोटोन दाता है, इसके पास है अम्ल। बी कौन है? क्षार। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से ताकतवर कौन है? अम्ल, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्रोटोन है, देने के लिए है। वो कह रहा है कि अम्ल प्रोटोन दाता होते, ये देगा। कैसे देगा? देखो चेक करते हैं इसको। ये जो है ना, इसके पास है, ये त्याग करके कमजोर हो जाएगा, ऋणांशित हो जाएगा। हमने धातुओं के बारे में पढ़ा था, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं। और ये बात तुम्हें नोटिस करनी है कि क्योंकि अम्ल प्रोटोन दाता है, जिसके साथ कुछ ना कुछ दिखाना। मैं जरूरी नहीं कि आप ऐसे दिखाओ, कोई भी अल्फाबेट में से आप कुछ भी, ए क्यू बी क्यू पी क्यू आर एस, अल्फाबेट में से जो आपको जरूरी है किताब में दिखा रहा है करना। एस का मतलब प्रोटोन से नहीं है। एस का मतलब हमें केवल इस उदाहरण से संयुग्म के रूप में समझना है कि ये युग्म के रूप में था, जोड़े के रूप में था, लेकिन दान करके कैसा हो गया? कमजोर हो गया। अब देखिए, ये अम्ल था और मैं इसको पूरा लिख लेता हूं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए। ये सारे ये ग्राही है, प्रोटोन ग्राही होते हैं। ये ग्रहण करेगा तो ये क्या बना देगा? बी से लिख लो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, या इसको पहले लिख लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ये कैसा हो जाएगा? बी पर लगाना है, एच से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, ये अम्ल था, ये तो कैसा बन गया? संयुग्मी क्षार बन गया। ये क्षार था, ये ताकतवर हो गया, इसका मतलब ये क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। कुछ बात समझ में आई भाई? अम्ल, इसके पास प्रोटोन था, इसने प्रोटोन त्याग दिया तो कैसा हो गया? संयुग्मी क्षार बन गया, कमजोर हो गया। ठीक है, ये क्षार था, इसने ग्रहण कर लिया तो ये संयुग्मी अम्ल बन गया। तो अब मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? -a। इसको कैसे लिखूंगा? अब मुझे ये बता दो, इसको मैं लिखूं कैसे? ये कौन है? अम्ल है ना, इसके नीचे लिखा अम्ल। ये कौन है? ए माइनस, संयुग्मी क्षार है भाई, ये संयुग्मी क्षार हो गया ना, ये माइनस। इसके आगे क्या लिखूं? संयुग्मी। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? अम्ल संयुग्मी क्षार। ये तो अम्ल था भाई, ये रहा ना अम्ल। ये कौन है? अब संयुग्मी क्षार बन गया। ये तो अम्ल, ये सही। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? अम्ल संयुग्मी क्षार। ये कौन है? क्षार भाई, ये रहा ना ऊपर क्षार, लेकिन इसने ग्रहण कर लिया, अब कैसा बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। इसके नीचे क्या लिखूं? संयुग्मी अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? क्षार संयुग्मी अम्ल। इस कारण से इसको अम्ल क्षार या संयुग्मी क्षार अम्ल का नाम पड़ा।
अब समझ में आया इसको संयुग्मी अम्ल क्षार क्यों कहा? इसलिए कहा था, क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा, ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल तो प्रोटॉन त्यागते हैं। देखिए यहाँ इसके पास प्रोटॉन मौजूद था, इसने त्याग दिया, किसको दे दिया, बी को दे दिया, और कैसा हो गया बेचारा, संयुग्मी क्षार बन गया, कमजोर हो गया। ये जो क्षार था, जो ग्रहण करने वाले, क्योंकि क्षार कौन होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। बी ने क्षार, बी केला था, यहाँ पे इसने एच को ग्रहण कर लिया, बी, ये कैसा बन गया, ताकतवर हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। अब मैं अगर इनको युग्म के रूप में लिखूं, जोड़े के रूप में लिखूं, तो तुम देख सकते हो कि एच ए जो पहले क्या था, अम्ल, ए माइनस जो अब क्या बन गया, कमजोर होकर संयुग्मी क्षार बन गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं अम्ल संयुग्मी क्षार, अम्ल संयुग्मी क्षार, इसको क्या बोलूंगा मैं, अम्ल संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार भी जो क्या था, क्रिया करने से पहले कौन था, क्षार था, परंतु जैसे इसने क्रिया की तो इस अम्ल ने क्या कर दिया, अपने प्रोटॉन को त्याग दिया। ये कौन है, ग्राही चूंकि ग्रहण करेगा, तब इसने ग्रहण करने के बाद ये कैसा बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। तो क्रिया से पहले कौन है, भी क्षार है, केवल क्षार है, लेकिन ग्रहण करने के बाद कैसा बन गया, संयुग्मी अम्ल। तो इसका पूर्ण नाम क्या हो गया, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कह सकता हूँ क्षार संयुग्मी अम्ल। अतः ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना को अम्ल क्षार या क्षार संयुग्मी अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ नहीं आपको? अब देखिए ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर करनी है। देखिए एक बात मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ये जो अम्ल संयुग्मी क्षार था, क्षार संयुग्मी अम्ल है, इन दोनों से स्पष्ट था कि अम्ल तो केवल और यदि केवल क्या देते हैं, अम्ल को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, दान कर देते हैं। क्षार कौन है यहाँ पे, ग्राही है, क्योंकि ये अब जब ग्राही है तो ग्रहण करेगा, तो ये क्या काम करेंगे, जैसे ही अम्ल को, कौन अम्ल जो है ना, अम्ल किसको त्यागेगा, प्रोटॉन दाता है तो त्याग करेगा, देगा, दान देगा, तो ये अम्ल ए से जो है ना, अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, ये कैसा बन जाता है, संयुग्मी अम्ल बन जाता है। और वो जो ग्रहण दान करके कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गरीब हो जाता है, कैसा हो जाता है, इसको हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। तो इन जोड़ों को जब मैं युग्म के रूप में लिखता हूँ, जोड़ों के रूप में लिखता हूँ, तो आपको स्पष्ट है कि ये और ये तो ये कैसा है, ये तो क्या बन गया, अम्ल संयुग्मी क्षार हो गया इन दोनों का, और इन दोनों का क्या बन गया, क्षार संयुग्मी अम्ल। तो इस कारण से ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना को संयुग्मी अम्ल तथा क्षार संकल्पना कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में और समझते हैं। ये जो संकल्पना थी इसमें भी कुछ कमी थी। ये एप्रोटिक अम्ल कौन कौन से थे, तुमने पढ़ा है 9th क्लास में, नहीं पढ़ा तो एक बार समझ लो। ये एप्रोटिक अम्लों को नहीं समझा पाया। हाँ, इसने देखा है कि प्रोटॉन जो देते हैं वो तो अम्ल है और जो ग्रहण करते हैं वो क्षार है, परंतु कुछ एप्रोटिक अम्ल जो है, जैसे मैं बात करूं CO2 की, बात करूं मैं सल्फर डाइऑक्साइड की, बात करूं मैं BF3 की, ये क्या है, ये एप्रोटिक अम्ल होते हैं। एप्रोटिक अम्ल, इनमें हाइड्रोजन नहीं होता, न इनमें OH- होता है। ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, OH- नहीं होता, एप्रोटिक अम्ल कहलाते हैं। ये एप्रोटिक अम्लों को तो समझा ही नहीं पाया, तो इस कारण से ये जो संकल्पना थी ये भी असफल हो गई, फेल हो गई। अब देखिए, फेल होने से पहले हम इस बात की बिंदु चर्चा करते हैं कि यार देखिए, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ना तो हाइड्रोजन मौजूद है, ना इसमें OH- मौजूद है। इसी प्रकार ये भी सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड में भी आप देख रहे हो ना तो इसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ना हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। इसी प्रकार ये BH3 है। तो देखिए, इन तीनों से आपको स्पष्ट है कि इन तीनों में ना तो हाइड्रोजन मौजूद है और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। ऐसे पदार्थों को एप्रोटिक अम्ल कहा जाता है। इनको समझाने में ये सफल रहा। इनको हम अगली लुईस की संकल्पना में समझेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक बात और समझनी चाहिए। हमने अभी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के बारे में क्या पढ़ा था भाई, इसने जो संकल्पना दी थी, हमने देखिए स्वांत्य आर्यनेस के बारे में पढ़ा था कि स्वांत्य आर्यनेस ने केवल उन्हीं पदार्थों को अम्ल कहा जिनमें हाइड्रोजन मौजूद था, और उन्हीं पदार्थों को उसने क्षार कहा जिनमें OH- मौजूद था। वो हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को बिल्कुल भी नहीं समझा पाया, इस कारण से वो संकल्पना फेल हो गई थी। परंतु इसने अब ऐसे पदार्थों को अम्ल कह दिया जिनसे हमें हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है। उसने एक संयुक्त संकल्पना उदाहरण के तौर पर ये बता दिया कि वास्तव में अम्ल संयुग्मी क्षार और क्षार संयुग्मी अम्ल भी अम्ल क्षार श्रेणी में आते हैं। कैसे आते हैं, क्या कहा, देखिए इसको मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। अगर आप समझ में नहीं आया या किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूज है तो आप इसको एक बार और नोटिस करके समझिएगा। मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कैसे हम पढ़ रहे थे ब्रांस्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संकल्पना। अब देखिए ये बात आपको समझनी थी कि ब्रांस्टेड-लोरी की जो संकल्पना थी उन पदार्थों के लिए उपयुक्त हुई जो आरएनएस की संकल्पना में नहीं थे। आरएनएस की संकल्पना में भाई कौन नहीं था, उसके अनुसार केवल हाइड्रोजन जिनमें मौजूद नहीं है उसको अम्ल नहीं कह सकते,
जिनमें OH माइनस मौजूद नहीं उनको क्षार नहीं कह सकते। यानी हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिन विहीन क्षारों को अम्ल क्षार नहीं कहा जा सकता। आर्हेनियस ने ऐसा हमें बताया था। उस सिद्धांत में कुछ कमी को तोड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए ब्रांस्टेड लोरी आया था। ये ब्रांस्टेड लोरी कौन था? हमने पढ़ा था एक डेनिश रासायनिक था जिसने सन 1874 से 1936 तक प्रयोग किए और जिसका पूरा नाम क्या था? जोहान ब्रांस्टेड था। उसके बाद ये दूसरा जो वैज्ञानिक था, ये एक रासायनिक था, इंग्लिश रासायनिक था, इसका नाम था, पूरा नाम था थॉमस एम लोरी। तो थॉमस एम लोरी, उसका अंतिम नाम लोरी था, इसका अंतिम नाम ब्रांस्टेड था। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इन दोनों ने एक ही सन में यानी 1936 तक जो अपने प्रयोग किए थे, इन प्रयोगों में इसने समान परिणाम प्राप्त किए। इस कारण से इस संकल्पना को ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना कहा जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। ब्रांस्टेड कौन था? जोहान, एक डेनिश रासायनिक जिसका नाम जोहान ब्रांस्टेड था, जिसने 1874 से 1936 तक प्रयोग किए। थॉमस एम लोरी एक अंग्रेज रासायनिक था जिसका पूरा नाम थॉमस एम लोरी था। इन दोनों ने समान मात्रा में समान सन में जो प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर इन दोनों ने समान परिणाम प्राप्त किए। क्या परिणाम प्राप्त किए? इन दोनों के अनुसार वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। यानी प्रोटॉन दाता पदार्थों को अम्ल कहा जाता है। जो प्रोटॉनों को त्यागते हैं वो यदि और यदि अम्ल। इसी प्रकार प्रोटॉन ग्राही क्या है? वो क्षार है। यानी क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है। तो अब जब इसने कहा कि भाई अम्ल जो है ना, इन दोनों ने यही कहा था कि अम्ल तो प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता देने वाला होता है, ग्राही जो है, ग्राही के बारे में आप जानते हो, ग्राही लेने वाला होता है। तो अम्ल जो प्रोटॉन दाता थे वो तो प्रोटोनों को त्यागेंगे, क्षार जो प्रोटॉन ग्राही थे वो उनको ग्रहण करेंगे। उसने इसको सम्मिलित रूप से एक संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना भी कहा था। इन दोनों ने इस परिकल्पना को अपनी जो सामान्य अम्ल क्षार की परिभाषा थी, अवधारणा थी, उसको संयुग्मी अम्ल क्षार और संयुग्मी क्षार अम्ल की परिभाषा के नाम से इसका कैसे किया? उसने एक उदाहरण लिया कि ये क्या है? अम्ल है और ये भी क्या है? क्षार। उसने अम्ल और क्षार दोनों को लिया। क्योंकि अम्ल प्रोटॉन दाता थे, इस कारण से इसको इनके साथ में प्रोटॉन दिखाना पड़ा। इन दोनों ने फिर क्रिया की। क्रिया के फलस्वरूप हम जानते हैं परिभाषा के अनुसार अम्ल कौन है? अम्ल तो प्रोटोनों को त्यागेंगे, भाई दाता है तो दान देंगे। जब इसने इसको दान दिया तो देखा कि दान देने के बाद में ये तो कैसा हो गया? बेचारा कमजोर हो गया। इस कमजोर होने का मतलब क्या था? क्योंकि इसने प्रोटॉन को छोड़ा है, त्यागा है। तो इसमें से जब ये जो अम्ल है, इसने H को निकाल दिया तो ये बेचारा कैसा हो गया? कमजोर हो गया, ऋणांशित हो गया। तो ये कौन होगा? ये क्या बन जाएगा? संयुग्मी क्षार बन जाएगा। भाई जो इसके साथ में अम्ल है, खाली अम्ल देख रहे हो, ये इसके साथ प्रोटॉन मौजूद है ना, ये क्या है? प्रोटॉन को दर्शा रहा है। तो इसने जब हाइड्रोजन को त्याग दिया, अपने प्रोटॉन को त्याग दिया, तो ये कैसा हो गया? बेचारा ऋणांशित हो गया, कमजोर हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षार कहेंगे। इसी प्रकार क्षार क्रिया से पहले भी कौन है? क्षार है। इसने प्रोटॉन को, क्योंकि ग्राही था, भाई परिभाषा के अनुसार क्षार कौन है? प्रोटॉन ग्राही है। तो ये क्या काम करेगा? प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। जब प्रोटॉन को ये ग्रहण करेगा तो देखेगा ये कैसा बन जाएगा? ये संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। ठीक है, ये संयुग्मी अम्ल बन गया। अब जब ये संयुग्मी अम्ल बन गया, अगर मैं इनको यौगिक के रूप में लिखूं, जोड़े के रूप में लिखूं, क्योंकि ब्रांस्टेड लोरी खुद क्या है? एक संयुग्मी संकल्पना है। तो जब इनको मैं लिखूं SA, जो ये कौन है? अम्ल, ये लिख दिया अम्ल। इसको इसके साथ लिखूं, ये कौन है? संयुग्मी क्षार। तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट रूप से, सम्मिलित रूप से क्या बन जाएगा? अम्ल संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार B कौन है? क्षार है। और ये BH जो है, ग्रहण करने के बाद ये क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल बन गया। तो मैं इसको सम्मिलित रूप से क्या कहूं? क्षार संयुग्मी। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, इसको हम और उदाहरणों के तौर पर देखते हैं। कुछ और उदाहरण ऐसा लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए। देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, H2O प्लस NH3। अब यहां आपको समझना है, इस उदाहरण में समझना है। ठीक है, देखिए ये कौन है? जल, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है? अमोनिया। ठीक है। अब देखिए, ये इसको मैं ये क्रिया करने के बाद ये क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। और ये बेचारा बाद में क्या बन जाएगा?
OH माइनस। अब मुझे ये बता दो इस उदाहरण में कौन तो प्रोटॉन दाता है और कौन प्रोटॉन ग्राही है, कौन संयुग्मी क्षार है और कौन संयुग्मी अम्ल है, ये बता दो। देखिए इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये क्या है, OH जल है, यहाँ पे ये तो अम्ल है, मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिए जल को मैं अम्ल लिख रहा हूँ क्योंकि अम्ल होता है, हमने हमारे इस उदाहरण से। ये कौन अमोनिया, ये क्षार है। इससे नहीं अमोनिया क्षार होता है, इससे ये हमने पढ़ा था AB, ये का मतलब ये तो अम्ल है, ये क्षार है। अब इसने ग्रहण किया है, इसने ग्रहण किया भाई अमोनिया NH3 का, ये 4 हो गया। तो इसका मतलब जल को मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ, H और OH माइनस ऐसे तो लिख सकता हूँ भाई, जल को ऐसे तो तोड़ते हैं हम लोग। तो इसने NH3 ने इस H को, इसमें से एक H को ले लिया, क्या बना दिया NH4 इसने ग्रहण किया है, यहाँ पे मैं आगे पीछे लिख दिया, ये ग्रहण किया, इसमें ग्रहण किया है तो कौन क्या बनता है, ग्रहण करने पर संयुग्मी अम्ल बनता है, ध्यान रखना। ये जो अम्ल था भाई, अम्ल था ये जल, इसने त्यागा है, त्यागने के बाद भाई इसको दे दिया, ये तो संयुग्म बन गया। अब ये OH माइनस, ये क्या है, ये संयुग्म, इसमें त्यागा है, छोड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार बनेगा ना। अब मैं इसको कैसे लिखूं, देखिए ये तो यहां से आता और यहां से आता, ये कौन, ये क्या कर रहा है बताओ, ये तो लिखना प्रोटॉन दाता है, इसने ग्रहण किया है, ये प्रोटॉन ग्राही है भाई, यही तो था। अब देखिए आपको याद रखना है, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जल जो कौन है, अम्ल, प्रोटॉन त्याग करके संयुग्मी क्षार में परिवर्तित हो जाता है। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, H2O, यहां पे अमोनिया जो कौन है, क्षार, प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इसको कैसे लिख सकता हूं, NH3 NH4 माइनस। अब मुझे बता दो इसको क्या नाम दूं मैं, मुझे बताओ, ये कौन है, अम्ल है ना बस, जल अम्ल था। ये कौन है, OH माइनस, ये संयुग्मी क्षार है, तो इसको क्या लिखूं मैं, अम्ल संयुग्मी क्षार। NH3 ये कौन है, अमोनिया क्षार था, इसको क्या लिखूंगा मैं, क्षार, लेकिन ग्रहण किया है NH4 बन गया, NH4 को क्या कह रहा हूं मैं, संयुग्मी अम्ल। तो ये क्या, क्षार संयुग्मी अम्ल हो गया, ये अम्ल से संयुग्मी क्षार हो गया, तो वही चीज है ना। इसके अलावा आप एक और उदाहरण ले सकते हो, HCl, ठीक है, और H2O का, उससे भी ये स्पष्ट होगा। आप देख सकते हो कि अगर हम HCl भाई, HCl का अगर हम उदाहरण लें तो ये दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हो, आप कितने भी उदाहरण ले लो, लेकिन आपको ये स्पष्ट हो कि कौन सा तो अम्ल त्याग रहा है, त्याग करके संयुग्मी क्षार बना रहा है, कौन सा ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बना रहा है। इस कारण से आपको लिखना है, इस उदाहरण से स्पष्ट है, अम्ल H2O यानी जल जो क्या था, अम्ल, क्रिया से पहले की बात कर रहा हूं, अम्ल जो जल क्या था, अम्ल था, प्रोटॉन त्याग करके तो संयुग्मी क्षार में बदल जाता है। NH3 जो क्या था, क्रिया से पहले क्षार था, प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इस प्रकार अम्ल संयुग्मी क्षार और क्षार संयुग्मी अम्ल, इस प्रकार ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना को संयुग्मी अम्ल क्षार या संयुग्मी क्षार अम्ल की परिभाषा के नाम से जान सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको आगे एक उदाहरण और दे रखा है हमारे सिलेबस में, उसको वो भी ऐसा ही है, वही बात है, उसको चाहे 50 उदाहरण ले लो, तरीका वही है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं जो प्रोटॉन त्याग करके, दान कर करके संयुग्मी क्षार में बदल जाते हैं, तथा क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाते हैं। इस प्रकार ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना को संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार या क्षार संयुग्मी अम्ल की संकल्पना भी है। दैट्स ऑल, मेरे साथ क्लियर हो गया। अब आगे आपको याद रखना है, जिस तरह से आरएनएस की संकल्पना हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों को नहीं समझा पाई,
इसी प्रकार ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना भी एप्रोटिक अम्ल, जो मैं पहले बता रहा था आपको, एप्रोटिक अम्ल, जिसके नाम क्या है, एप्रोटिक अम्ल, जैसे CO2, SO2 और BH3। ये एप्रोटिक अम्ल जैसे CO2, SO2 और BH3 को स्पष्ट नहीं कर पाई, यानी एप्रोटिक अम्लों के बारे में अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना कुछ भी नहीं बता पाई। अतः यह संकल्पना भी कैसे हो गई, असफल हो गई। अब अगली सफलता के लिए कौन आएगा, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। तो हमारे सिलेबस में अम्ल क्षार को परिभाषित करने की 3 अवधारणा है, परिकल्पना है, 3 सिद्धांत है। कौन कौन सा, आर्हेनियस का अम्ल क्षार अवधारणा, ब्रांस्टेड लोरी की, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लुईस की, जिसको अगले वीडियोज में आप देखें। ठीक है।